हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ईडूस इंडिया। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक शास्त्र में 11वीं क्लास का चैप्टर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम प्रारंभ करें बच्चों, बिना किसी समय वेस्ट करते हुए। यहाँ पर हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक शास्त्र में, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्या, रासायनिक शास्त्र में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इसको हम कहते हैं। तो नोट करेंगे यहाँ पर हम पहले इसका हम हेडिंग नोट कर लेते हैं। हेडिंग के लिए हमने थोड़ा सा पेंटिंग किया, तो नोट किया हमने यहाँ पर केमिकल CHEMICAL केमिकल, ओके, और उसका नाम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपने इसका हेडिंग नोट किया है। इक्विलिब्रियम कौन सा बच्चों, केमिकल, और हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों हम क्या, रासायनिक साम्य कहते हैं। तो हमने नोट किया यहाँ पर रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य बच्चों, यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करने वाले हैं जिनके अंदर साम्य अवस्था में दिखाई देती है। साम्य अवस्था क्या होती है, यही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हम बात करें इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले कि यहाँ पर हम अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांट सकते हैं। जो अपनी कार्बनिक अभिक्रिया होती है उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको कुछ आधार के आधार, कुछ बेस बनाकर, कुछ आधार बनाकर उनको हमने अभिक्रियाओं को कई भागों में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर हम देखना चाहेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार में। तो हेडिंग नोट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग नोट करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मीन्स अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार। तो भाई हमारी केमिस्ट्री में कई सारी अभिक्रियाएं चलती रहती है, और यदि हम बच्चों बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट किया हमने भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। तो यहाँ पर हमने पहला टॉपिक में फर्स्ट पर हम लेते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। ठीक है, पहला प्रकार देखा हमने भौतिक अवस्थाओं के प्रकार पर। बच्चों, भौतिक अवस्थाओं के प्रकार का यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम दो प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, समांगी अभिक्रियाएं और विषमांगी अभिक्रियाएं। ठीक है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक अवस्थाओं में दो प्रकार की हमें अभिक्रियाएं दिखाई देती है। नंबर एक पर लिख सकते हैं यहाँ पर हम कौन से बच्चों, समांगी, उसको इंग्लिश बोलते हैं हम होमोजेनस समांगी अभिक्रियाएं, और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सी, विषमांगी अभिक्रियाएं। नंबर दो पर आएगी कौन सी, विषमांगी अभिक्रियाएं। विषमांगी अभिक्रियाएं। बच्चों, समांगी अभिक्रियाएं होमोजेनस अभिक्रियाएं कहलाती है, और विषमांगी अभिक्रियाओं को बच्चों हम इंग्लिश में हेटेरोजेनस अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने नोट किया है कि भौतिक अवस्था के आधार पर हम अभिक्रियाओं को बांट रहे हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चों, यदि हम बात करें जैसे अपने पास में समांगी अभिक्रिया है, तो हमने नोट किया यहाँ पर कि यदि हमारे पास में एक अभिक्रिया दी गई है, N2 है, गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन है, गैसीय अवस्था में है, और H2 है, ये कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, और दोनों मिलकर बनाता है क्या बच्चों, यहाँ पर बनाते हैं 2 अमोनिया बना देते हैं। और ये कौन सी अवस्था में बनी, यहाँ पर ये भी गैस अवस्था में बन चुकी है। तो आपने देखा कि समांगी अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारक होते हैं, यहाँ पर N2 और H2 क्रियाकारक है। जो क्रियाकारक है उनकी जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था है, और बनने वाला जो उत्पाद है अमोनिया, उसकी प्रवस्था क्या बच्चों, उसकी प्रवस्था में यहाँ पर गैस दिखाई दे रही है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि क्रियाकारक उत्पाद की प्रवस्था क्या होती है बच्चों, हमेशा यहाँ पर हमें समान दिखाई देती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमें क्रियाकारक और उत्पाद की प्रवस्था क्या दिखती है बच्चों, समान दिखाई देती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट, क्रियाकारक इसको हम आगे लिखेंगे बच्चों क्या, रिएक्टेंट लिख देंगे, वह उत्पाद
उत्पाद का मीनिंग हुआ प्रोडक्ट की प्रावस्था या फेज क्या होती है बच्चों, समान होती है, समान होती है। ओके, और यदि हम इसकी बात करें विषमांगीय अभिक्रियाओं में, विषमांगीय अभिक्रियाओं में बच्चों में यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जैसे अपने पास में यहाँ पर एक अभिक्रिया है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रियाकारक और उत्पाद की बच्चों यदि हम प्रावस्थाओं की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें दोनों क्या दिखती है, अलग अलग दिखाई देती है। जैसे कि हमने यहाँ पर नोट किया, हमारे पास में लेते हैं हम जिंक, जिंक होता है ठोस अवस्था में, हमने इसकी अभिक्रिया करा दी है किसके साथ में, CO2 के साथ में। ये CO2 यहाँ पर गैस है तो बनता क्या बच्चों यहाँ पर, यहाँ बनेगा जिंक का ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस बनता है यहाँ पर क्या, CO गैस बन जाती है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कौन सी अवस्था में बना, ठोस अवस्था में बना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जब हमने जिंक की अभिक्रिया CO2 से कराते हैं तो वहाँ पर जिंक ऑक्साइड बनता है और गैस बनती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रियाकारक है वो जिंक ठोस अवस्था में है, और यहाँ पर जो सेकंड क्रियाकारक है CO2 वो भी क्या बच्चों, वो ठोस अवस्था में नहीं है, वो गैस अवस्था में है। और यदि हम उत्पाद की बात करें तो बनने वाला जिंक ऑक्साइड बच्चों किसका दिख रहा है हमें यहाँ पर, ठोस अवस्था का, और बनने वाली जो गैस है CO वो गैस अवस्था के में दिखाई दे रही है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक, वो उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हमें दिखाई देती है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर इनकी भौतिक अवस्थाएं हमें अलग अलग दिखाई दी है, कुछ ठोस है कुछ गैस अवस्था में। तो नोट किया हमने यहाँ पर कि यहाँ क्रियाकारक जिसको हम बाद में बोलेंगे बच्चों क्या, रिएक्टेंट इंग्लिश में, वो उत्पाद यहाँ क्रियाकारक वो रिएक्टेंट मीन्स वो उत्पाद की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न होती है, भिन्न होती है। तो ये वो बच्चों पहली प्रकार की हमने अभिक्रियाओं का अध्ययन किया भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्रियाकारक और जो उत्पाद है उनकी अवस्था में समान भी दिखाई दे सकती है और यहाँ पर अलग भी दिखाई दे सकती है। बच्चों यदि हम बात करें नेक्स्ट में पर, तो यहाँ पर हम उसकी स्पीड मतलब गति के आधार पर भी अभिक्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं, तेज गति से चलने वाली अभिक्रियाएं और धीमे गति से चलने वाली अभिक्रियाएं। तो देखिए ये अपने पास था पहला आधार था, हमने नोट किया नंबर बी पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, गति के आधार पर, गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर दो भागों में फिर से बांट रहे हैं। नंबर एक पर है बच्चों फास्ट रिएक्शंस और दूसरा है स्लो रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर नोट किया हमने फास्ट रिएक्शन मतलब तीव्र, इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं फास्ट रिएक्शंस, और सेकंड कौन सी होगी बच्चों यहाँ पर, स्लो रिएक्शंस। ओके, तो बच्चों फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन हमारे केमिस्ट्री में काफी सारे हमें अभिक्रिया ऐसे दिखाई देती है बच्चों, जो फास्ट हो जाती है कुछ ही सेकंडों में वो कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया, ठीक है। जैसे हमने बोला अम्ल क्षार की अभिक्रिया, जिसे हम यहाँ पर अम्ल रह सकते हैं HCl है, ये वो अपने पास में अम्ल एसिड, हमने इसकी अभिक्रिया कराई है किसके साथ में, क्षार के साथ में, ये आपके पास में बेस, और बनता है बच्चों यहाँ पर क्या, यहाँ पर होने वाली अभिक्रिया में बनता है सॉल्ट NaCl प्लस H2O बन जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, जो आयनिक अभिक्रिया है, वो क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर अभिक्रिया जो दिखाई दे रही है मुझे, ये तीव्र गति से होती है, कुछ ही पलों में कुछ ही सेकंडों में कंप्लीट हो जाती है। बच्चों यदि हम स्लो अभिक्रियाओं की बात करें तो स्लो अभिक्रियाओं में जैसे हमने नोट किया हमारे पास में एक H2 का अणु है, यहाँ पर हमने नोट किया एक I2 का हमने अणु लिया, ठीक है, और दोनों को हमने मिलाया और बना दिया हमने क्या बच्चों 2HI बना दिया है, ये भी क्या है, अणु है। तो देखिए यहाँ पर ये आयनिक अभिक्रिया नहीं है, यहाँ पर जो क्रियाकारक है उसमें अणु काम आ रहे हैं और अणु के मध्य बच्चों सहसंयोजक बंध होते हैं। अतः हम देखते हैं कि जो आणविक अभिक्रिया है वो थोड़ी यहाँ पर स्लो मोशन में चलती है, आराम से संपन्न होती है, ये फास्ट संपन्न नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे कि आणविक अभिक्रिया स्लो चलती है, तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर हम आणविक अभिक्रिया कैसे चलती है बच्चों, स्लो चलती है। आणविक अभिक्रियाएं कैसे चलती है, स्लो चलती है, ठीक है, ये आराम से संपन्न होती है। जबकि आप हमने देखा कि जो अपने पास में आयनिक अभिक्रियाएं थी, आयनिक अभिक्रियाएं ये फास्ट गति से संपन्न होती है। ओके, तो ये चलिए अपने पास में किस प्रकार से फास्ट गति से चल रही है। तो बच्चों हमने यहाँ पर गति के आधार पर अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा है, फास्ट और यहाँ पर स्लो। नेक्स्ट में बात है
बच्चों यहाँ पर हम ऊष्माक के आधार पर भी अभिक्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं, जिसे आप पढ़ते आ रहे हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, ऊष्मा के आधार पर। ठीक है, ऊष्मा के आधार पर हमें इसको बांटना होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, मतलब इसको बोल देंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो बच्चों यहाँ पर हम तीसरा प्रकार देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का, जिसका नाम होगा कौन सा, जिसका नाम होगा यहाँ पर अपने पास में सी पर हमने आधार बताया ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर। भाई ऊष्मा के आधार पर ऊष्मा निकलती है या फिर आपको देनी पड़ती है, उस आधार पर हमने यहाँ पर अभिक्रियाओं को पुनः दो भागों में बांटा है। नंबर 1 पर बोला हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरे पर बोल सकते हैं बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम नोट किया कि यहाँ पर दो अभिक्रियाएं कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, और उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, और दूसरा बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे कौन सी, ऊष्मा के आधार पर ही ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसको बोलते हैं हम क्या, एंडोथर्मिक अभिक्रिया, एंडोथर्मिक। ओके, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, यदि हम बात करें किस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पर रिएक्टेंट जो क्रियाकारक है वो अभिक्रिया करते हैं, वो बनाते क्या बच्चों, उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, उत्पाद बन चुका है, पी मतलब प्रोडक्ट बन चुका है। ये प्रोडक्ट बनता है बच्चों, साथ ही इसमें क्या होता है, साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊष्मा का क्या होता है बच्चों, ऊष्मा का यहाँ पर निष्कासन होता हुआ हमें दिखाई देता है। साथ में यहाँ पर क्या निकलती है, यहाँ पर हमें ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देती है। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ से हीट निकलती है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर अभिक्रिया का जो डेल्टा एच होता है, एंथैल्पी होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, मतलब यहाँ पर ऊष्मा का निष्कासन होगा। तो यहाँ से अभिक्रिया में हमें ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देगी, और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर डेल्टा एच का मान क्या होगा बच्चों, एंथैल्पी का मान क्या होता है, अभिक्रिया का नेगेटिव हमें दिखाई देता है। लेकिन बच्चों यदि हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की बात करें, तो यहाँ पर जब रिएक्टेंट क्रियाकारक अभिक्रिया करके बनाते हैं उत्पाद, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऊष्मा हमें उल्टी देनी पड़ती है, यहाँ पर निकलती नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया। यदि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा एच का जो मान होगा वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ कि अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हमें यहाँ पर बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम ऊष्मा देते हैं, यहाँ पर ऊष्मा निकलती नहीं है, इसलिए इसको बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी काफी सारी अभिक्रिया होती है, दोनों प्रकार की अभिक्रिया हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, ऊष्माशोषी में ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों अपने पास में तीसरे नंबर का आधार। यदि हम बात करें दिशा के आधार पर अभिक्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। हम दिशा की बात करें कि किस दिशा में चलती है, बच्चों दिशा की हम बात कर सकते हैं। तो दिशाएं के आधार पर हम अभिक्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मतलब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम, यहाँ पर कौन सा है, नंबर सी पात के बाद आते हैं डी नंबर पर आधार देखा हमने दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर हमने यहाँ पर फर्स्ट नोट किया रिवर्सिबल अभिक्रियाएं, फर्स्ट में पर है रिवर्सिबल को बोलते हैं हम क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, अभिक्रियाएं। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन की बच्चों बात करें यहाँ पर, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है बच्चों कि यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इस प्रकार की अभिक्रियाओं को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जब क्रियाकारक प्रारंभ में H2 + 3H2 जिससे हमने रिएक्शन करा यहाँ पर, तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है बच्चों अमोनिया यहाँ पर बनने लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है बच्चों कि जब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अभिक्रिया अभी N2H2 से अमोनिया वाली चल रही है, लेकिन जब अभिक्रिया एक निश्चित समय के बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो अमोनिया बनता है वो पुनः विघटित होता है, टूटता है, वो टूट कर ये वापस से क्रियाकारक में परिवर्तित होने लगता है। वापस से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्रियाकारक में वो परिवर्तित होने लगेगा। तो ऐसी भी क्रियाएं जो आगे भी चल रही है और पीछे भी चलती है, यहाँ से
क्रियाकारक से उत्पाद भी हम बना पा रहे हैं, उत्पाद से हम क्रियाकारक भी यहाँ पर बना पा रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बच्चों बोलते हैं कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और ध्यान रखेंगे इस प्रकार की अभिक्रिया एक बंद पात्र में संपन्न होती है। इसके लिए मुझे यहाँ पर क्लोज्ड वेसल्स की आवश्यकता होती है, बंद पात्र की आवश्यकता होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया काफी सारी अपने पास में यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले एग्जाम्पल लिखा है। जब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास H2 है प्लस यहाँ पर I2 है। यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या बनेगा, 2HI बनाएगा। और जब HI बन जाएगा तो कुछ समय के पश्चात HI पुनः टूटेगा, किसके अंदर बच्चों? H2 और I2 के अंदर टूट जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बच्चों हम रिवर्सिबल बोलते हैं, जो अग्र अभिक्रिया और पश्चिम दोनों दिशाओं में चलती हमें दिखाई देती है। तो बच्चों कहने का मीनिंग क्या हुआ? कहने का मीनिंग हुआ कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसमें उत्पाद भी यहाँ पर क्रियाकारक का निर्माण आसानी से कर सकता है, ठीक है। याद रखेंगे कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो हमारा उत्पाद होगा वो आसानी से पुनः क्या कर सकता है बच्चों? यहाँ पर क्रियाकारक का निर्माण कर सकता है, ठीक है। यदि इसका हम दूसरा रूप देखना चाहें, दूसरा रूप होता है अपने पास में अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इसको बोल सकते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस, और हिंदी में इसको नाम दिया हमने अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझना चाहेंगे कि हमारे पास में जिंक ठोस अवस्था में है और यदि हमने इस पर गिराया है H2SO4, ठीक है, लिक्विड अवस्था में, तो बच्चों यहाँ क्या बनेगा? जब हम धातु की सतह पर अम्ल गिराते हैं तो हमने पढ़ा है कि वहां से H2 गैस का निष्कर्षण होगा, हाइड्रोजन गैस बनती है और यहाँ पर बनता है क्या बच्चों? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। यह आ गया लिक्विड में, यह आ गया गैस अवस्था में। तो आपने देखा कि यहाँ से जो हमारी हाइड्रोजन है वो बाहर उड़ के चली गई है। अब यदि हम ऐसा कहना चाहें कि यहाँ से जिंक सल्फेट पुनः जिंक और H2SO4 में टूट जाएगा या बना देगा उनको, तो ये कहना उचित यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार हाइड्रोजन गैस बन चुकी है। यदि मैं इसमें हाइड्रोजन गैस को भी जिंक सल्फेट में मिलाता हूँ दोबारा, तो पुनः हमें जिंक और H2SO4 कभी भी नहीं मिलेगा। कहने का मीनिंग हुआ कि एक बार जो क्रियाकारक ने जो बना दिया वो बना दिया, अब उत्पाद उसको पुनः क्रियाकारक में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में उत्पाद क्रियाकारक का निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे बच्चों? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर इस प्रकार से अभिक्रियाओं के प्रकार का अध्ययन किया। तो इनके बारे में हमने बेसिक नॉलेज ले लिया है कि अभिक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना होगा, इसलिए हमने पहले इसका वर्गीकरण पढ़ा है। अब आते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है रासायनिक साम्य, ये होता क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले हम इसको समझना चाहेंगे। तो देखिए, तो समझने के लिए हम एक प्रयोग करके देखते हैं। प्रयोग से हम आसानी से समझ लेंगे कि रासायनिक साम्य होता क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि हम एक काम करें, यदि हम यहाँ पर एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारे पास में एक बीकर है और इस बीकर में हमने एक तरफ एक छोटा सा होल किया हुआ है, एक छिद्र यहाँ पर हमने बना रखा है इस प्रकार से, और हमने इस बीकर में एक नल के पाइप से यहाँ पर पानी का प्रवेश करा रखा है कि यहाँ से क्या आ रहा है? जल यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से जो जल है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, हमने इस बीकर में क्या भर दिया बच्चों? यहाँ पर जल हमने इसमें भर दिया है। और यदि हम बात करें कि मान लेते हैं कि जो जल यहाँ से हम प्रवेश करा रहे हैं इस बीकर के अंदर, उसकी जो स्पीड है वो क्या बच्चों? यहाँ पर 10 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड यहाँ पर देखी जा रही है, ठीक है। इतनी इसकी स्पीड है आने की। तो यहाँ से इस स्पीड से यहाँ पर बीकर में जल आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है बच्चों। लेकिन यदि हम बात करें कि यहाँ पर जो छिद्र है वो हमने अभी काफ़ी छोटा बनाया है, छोटा है, और छोटे छिद्र में से अभी जो पानी के निकलने की स्पीड है वो मान के चलते हैं बच्चों हम कितनी है, यहाँ पर मान लेते हैं कितनी माने भाई
4 मीटर क्यूब यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर इसकी स्पीड यहाँ पर हमने नोट कर दी है। तो देखिए यदि हम ऊपर से पानी के आने की स्पीड ज़्यादा होगी और निकलने की स्पीड यहाँ पर कम होगी तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो बीकर है वो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भरने लगेगा। वो एक निश्चित सीमा के बाद में ये बीकर पूरा भर जाएगा और भरने के बाद इसमें से बीकर में से पानी भी बाहर गिरने लगेगा और हमें यहाँ पर नल बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, आने की स्पीड तेज है, जाने की स्पीड क्या बच्चों यहाँ पर हमें अभी कम दिखाई दे रही है। बच्चों यदि हम इसी को क्या कर सकते हैं, यदि हमने इस बीकर का जो होल है वो यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर दिया है तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमने इस बीकर का जो छिद्र था उसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर आकार में बड़ा कर दिया है और यदि हम आकार में बड़ा करते हैं हमें इतना बड़ा करना है कि यहाँ पर पानी के निकलने की जो स्पीड है वो आने की स्पीड के बराबर हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर वापस वही नल का पाइप लगाया, यहाँ से जल आ रहा है और जल से ये बीकर बढ़ता जा रहा है। ओके, अब बच्चों यहाँ से जो जल हमने प्रवेश करा है बीकर के अंदर उसकी स्पीड की हम बात करें तो 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से ये बीकर में गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इसी स्पीड से क्या होता है बच्चों, इसी स्पीड से ये बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये बाहर निकल रहा है यहाँ पर, उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो बच्चों यदि आने की दर और जाने की दर मतलब दोनों की स्पीड यदि सेम है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बीकर में एक वाटर का एक लेवल फिक्स हो जाएगा, एक वाटर का लेवल फिक्स हो जाएगा और इस लेवल के ऊपर यहाँ पर न जल ऊपर बढ़ पाएगा ना इस लेवल के नीचे यहाँ पर जल कम हो पाएगा। हम बोल सकते हैं कि जितनी स्पीड से जल हम गिरा रहे हैं उतनी स्पीड से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये जल यहाँ पर निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो बीकर में भरा हुआ जल है उसका जो तल होगा वो एक निश्चित सीमा पर अटक जाएगा, इससे वो नीचे नहीं आ पाएगा ना ही इससे ऊपर जा पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बीकर में भरा हुआ जल एक साम्य अवस्था ग्रहण कर चुका है, जिससे बच्चों क्या बोलते हैं कि ये साम्य अवस्था में आ चुका है क्योंकि यहाँ पर आने की स्पीड और जाने की स्पीड क्या बच्चों जल की यहाँ पर सेम है। इसी पोजीशन को बच्चों हमने नाम दिया है क्या, रासायनिक साम्य इसको नाम दिया है। या हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सपोज कीजिए हमारे पास में दो रंग हैं, हमने एक रंग लिया, ठीक है, हमने एक रंग ले लिया, हमने लिया पर सब मानते हैं कि लाल रंग लिया हमने और लाल रंग को हमने क्या किया बच्चों, सफेद रंग में मिला दिया है। ठीक है, इस लाल रंग को हम यहाँ पर सफेद रंग में मिला देते हैं। ये बीकर अपने पास में वापस है और यहाँ पर हमने इस लाल रंग को सफेद रंग के अंदर मिला रखा है। यहाँ पर कौन सा रंग भरा हुआ है, हमने सफेद रंग भरा हुआ है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जब हम लाल रंग को प्रारंभ में सफेद रंग में मिलाते हैं तो इस बीकर के अंदर जो सफेद रंग भरा हुआ था उसका रंग थोड़ा सा हमें यहाँ पर पिंक शेड का यानी हल्का हल्का लाल दिखाई देता है। ठीक है, हल्का हल्का हमें यहाँ पर ये लाल कलर का दिखाई देता है। अब देखिए हो क्या रहा है बच्चों, जो हमने यहाँ पर लाल रंग को मिला दिया है इसके अंदर और इसको हमने दी यहाँ पर पैक कर दिया है, इसके अंदर हवा प्रवेश नहीं करा रहे हैं हम, यहाँ पर इस बीकर के अंदर हमने पैक कर रखा है। तो हम देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात जो सफेद रंग था जो धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो रहा था वो एक पर्टिकुलर रंग पर आकर रुक जाता है, वो अधिक लाल नहीं हो पाएगा ना ही वो अधिक सफेद हो पाएगा। तो बीकर में उपस्थित जो हमने कलर मिलाए हैं उनका जो रंग है वो एक फिक्स पोजीशन पर रुक जाएगा, उनकी जो तीव्रता है न घट पाएगी ना ही वहां पर अब बढ़ पाएगी। ठीक है, और यदि हम दोनों की मात्रा को बराबर रूप से मिलाते जा रहे हैं तो वहां पर हम देख पाते हैं कि जो रंग की तीव्रता है वो फिक्स हो चुकी है, ना तो रंग वो अब ज्यादा लाल हो पा रहा है ना ही वो ज्यादा सफेद हो पा रहा है, वो एक निश्चित कलर पर आकर रुक चुका है। इसका मीनिंग क्या हुआ, पात्र में भरे हुए रंग के अंदर भी हमने साम्य अवस्था का अध्ययन कर लिया है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कहने का मीनिंग ये हुआ कि यदि हम बात करें कि जब साम्य अवस्था आती है तो यहाँ पे हमने देखा कि इस अवस्था में हमें साम्य अवस्था दिखाई दे रही थी। तो साम्य अवस्था में पात्र में भरे हुए जल को हम देखते हैं तो इसका जो लेवल है ना तो घट पाता है ना ही यहाँ पर बढ़ पाता है, अतः आने की स्पीड जाने की स्पीड बराबर होती है, इस वजह से यहाँ पर साम्य आ जाता है। तो इसी चीज को बच्चों में इस चैप्टर में डिस्कस करना होगा कि यहाँ पर साम्य अवस्था के कौन कौन से गुण होंगे, ये कब अटेन होता है, कब प्राप्त होता है, सारी चीजें हमें यहाँ पर डिस्कशन करनी होगी। बच्चों यदि हम बात करें कि साम्य अवस्था की हम बात करें यहाँ पर, तो साम्य अवस्था की हम बात कर सकते हैं कि जो रासायनिक जो साम्य होता है वो बच्चों दो प्रकार का हमें दिखा देता है। कौन कौन सा, फिजिकल और केमिकल। हमें यहाँ पर मुख्य रूप से इस चैप्टर में केमिकल साम्य की बात करनी है, रासायनिक साम्य की बात करनी है। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर हम बात करें जो साम्य है, इक्विलिब्रियम में है, वो यहाँ पर दो प्रकार का होता है। कौन सा बच्चों, एक तो होता है भौतिक साम्य होता है, दूसरा होता है कौन सा यहाँ पर, रासायनिक साम्य होता है। रासायनिक साम्य
होता है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, भौतिक साम्य की यदि हम बात करें तो भौतिक साम्य में यदि हम एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं कि यदि मेरे पास में कोई एक उत्पाद है, क्रियाकारक है जो ठोस अवस्था में, यदि हमने ब्रैकेट में लिखा S तो होता है बच्चों ठोस अवस्था में, और ये ठोस अवस्था में क्या हो रहा है बच्चों, ये जा रहा है कहाँ पर, ये जा रहा है Y के अंदर चेंज हो रहा है, हमने नोट किया कि Y के अंदर चेंज हुआ, यहाँ पर ये द्रव अवस्था में चेंज हो चुका है, ठीक है। X का था, ठोस था, जब ये Y में परिवर्तित हुआ तो क्या था बच्चों, वो लिक्विड अवस्था में था बच्चों। लेकिन क्या होगा, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यदि अभिक्रिया हमारी उत्क्रमणीय प्रकार की है तो यहाँ पर जो लिक्विड है, द्रव है Y, वो पुनः क्या होगा बच्चों, X में परिवर्तित हो जाएगा, पुनः ठोस में परिवर्तित होने लगेगा। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसे समय पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ठोस से लिक्विड में परिवर्तन की दर और ये लिक्विड से ठोस में परिवर्तन की दर बराबर हो जाएगी, और हम यदि इसको अभिक्रिया को एक बीकर में संपन्न कराते हैं और देखते हैं तो वहां पर हमें अभिक्रिया एक रुकी हुई सी दिखाई देगी, लगेगा कि ठोस न तो अब लिक्विड में आ रहा है न लिक्विड अब ठोस अवस्था में आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर भौतिक अवस्थाओं के मध्य भी क्या होता है बच्चों, साम्य आ जाता है, हमें उसके अंदर लिक्विड और ठोस दोनों प्रकार की अवस्थाओं का यहाँ पर मिक्सअप दिखाई देगा। अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दोनों अभिक्रियाओं की जो दर है वो क्या होगी बच्चों, समान हो जाएगी, उनकी स्पीड समान हमें दिखाई देगी, और यहाँ पर भौतिक अवस्था में भी साम्य आ जाता है। बच्चों यदि हम केमिकल साम्य की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यदि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, हमारे पास में कैल्शियम का कार्बोनेट है, ठोस अवस्था में ले रहे हैं हम, यहाँ पर इसको यदि हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, CaO बनेगा ठोस अवस्था में, प्लस CO2 यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, गैस अवस्था में। तो देखिए जब यहाँ पर हम रासायनिक साम्य की बात करें तो यहाँ पर हमने एक यौगिक को जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, जो ठोस अवस्था में था, उसको गर्म किया और टूट के बच्चों क्या बना, CaO और CO2 में परिवर्तित हो गया। कुछ समय पश्चात यदि यह अभिक्रिया एक बंद पात्र में संपन्न हो रही है तो क्या होगा बच्चों, वहां पर कुछ समय पश्चात यहाँ पर पुनः कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेंगे आपस में, वापस क्या करेंगे बच्चों, CO2 का निर्माण करने लगेंगे। तो हम देखते हैं कि एक समय के पश्चात में जब अभिक्रिया संपन्न होने लगती है तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट से CaO बनना, CO2 का बनना जितनी स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से कैल्शियम ऑक्साइड CO2 पुनः अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे बच्चों, CaCO3 का निर्माण कर देंगे। कहने का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर जो रासायनिक पदार्थ है उनके मध्य भी यहाँ पर साम्य आ सकता है, और हमें एक समय पर ऐसा दिखाई देगा कि पात्र के अंदर CaO, कैल्शियम कार्बोनेट, CaO और CO2 सब रुके हुए हैं, जबकि कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि साम्य को हम यहाँ पर हमेशा इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो क्या बताता है बच्चों में, जब हमने इस चिन्ह को ऐसे नोट किया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, क्रियाकारक से उत्पाद की तरफ, तो ये कहलाती है अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, ये पश्च अभिक्रिया है, जो उत्पाद से रिएक्टेंट की तरफ आती है, पश्च ये अभिक्रिया है। और बच्चों साम्य अवस्था पे क्या होता है, साम्य अवस्था पर दोनों अभिक्रियाओं का एक साथ चलना प्रारंभ हो जाता है। जितनी स्पीड से उत्पाद रिएक्टेंट को बना रहा है उसी स्पीड से रिएक्टेंट भी उत्पाद का निर्माण यहाँ पर करने लगता है, ठीक है। मतलब क्रियाकारक से उत्पाद, उत्पाद से क्रियाकारक बनना यहाँ पर समान हमें दिखाई देने लगता है। इस प्रकार की स्थिति को बच्चों क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति क्या बोलेंगे हम, साम्य अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पर जब हमने देखा कि जब यहाँ पर साम्य आने लगा तो यहाँ पर जो चेंजेस है वो क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर हमें रासायनिक चेंजेस हमें दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर दोनों की दर हमें बराबर दिखाई देने लगती है। तो ये हो अपने पास में रासायनिक साम्य का एग्जाम्पल, ये हो अपने पास में भौतिक अवस्था का एग्जाम्पल। तो हम आपसे बात करें बच्चों कि इस चैप्टर में हमें जो डिस्कशन करना है वो हमें पूरा का पूरा रासायनिक साम्य के बारे में डिस्कशन करना है। भौतिक अवस्था में जो साम्य आएगा उसको हम सबसे बाद में, और ये थोड़ा सा पार्ट है भौतिक अवस्था का, ज्यादा पार्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम रासायनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रासायनिक साम्य के बारे में यदि मैं और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ तो मुझे इसके मुख्य मूलभूत जो लक्षण है वो यहाँ पर पढ़ना होगा कि रासायनिक साम्य के समय होता क्या क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या क्या होंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि रासायनिक साम्य के मुख्य गुणधर्म की बात करेंगे। रासायनिक साम्य के मुख्य गुणधर्म। तो भाई जब रासायनिक साम्य आता है अभिक्रियाओं के मध्य में तो वहां पर हमें कौन कौन से चेंजेस दिखाई देंगे और ये कौन कौन से मुख्य गुण रखेगा, इसके बारे में आप अध्ययन करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।
और इन्हीं गुणधर्म को हम बच्चों आगे चैप्टर में हम यूज करते रहेंगे, तो उसको एक बार आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करें तो ध्यान रखेंगे जो रासायनिक साम्य होता है, जो रासायनिक साम्य होगा बच्चों, वो हमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दिखाई देगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दिखाई देता है और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कभी भी हमें दिखाई नहीं देता है। और बच्चों रासायनिक साम्य जो होगा वो हमेशा आपको बंद पात्र में यदि अभिक्रिया आप संपन्न करा रहे हैं तभी आपको दिखाई देगा, खुले पात्र में कभी भी रासायनिक साम्य नहीं आता है। तो ध्यान रखेंगे, हमने पहला पॉइंट नोट किया कि रासायनिक साम्य हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में आता है, क्रियाओं में आता है। ठीक है, एवं यह हमेशा बंद पात्र में ही दिखाई देता है, ओके, पहला पॉइंट याद रखेंगे कि इस प्रकार का बच्चों यहाँ पर जो साम्य में दिखाई देगा ये हमेशा आपको उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दिखाई देता है। और अभिक्रिया को आप हमेशा एक पूरे तरफ से बंद, चारों तरफ से बंद पात्र में करेंगे ताकि बाहर का दाब का कोई उस पर प्रभाव ना पड़े। तो जैसे हमने एग्जांपल नोट किया, एग्जांपल हम नोट कर सकते हैं कि जैसे अपने पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, और यदि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो यहाँ पर साम्य आ सकता है। क्या बनाएगा बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 बना सकता है। अभिक्रिया जो भी आप करा रहे हैं यहाँ पर उसको आप बंद पात्र में कराएंगे। तो बंद पात्र के लिए मैंने इसको ब्रैकेट में पैक कर दिया है ताकि बाहर का तापमान, प्रेशर इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर साम्य आ सकता है। ठीक है,